हेलो एवरीवन, ये हमारा एक्सरसाइज 1 का शीट सॉल्यूशन है। प्रैक्टिस सेशन 4, लास्ट प्रैक्टिस सेशन 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 58 तक डिस्कस कर लिया था। सो आज हम 59 से कंटिन्यू कर रहे हैं। 59 से जो सेशन है हमारा वो फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इससे पहले हमारे पास बेसिक पुली और वेज से रिलेटेड क्वेश्चन थे। सो 59 से हम फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है हमारे पास, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स on each block and the ground. Assume all the surfaces are rough and all the velocities are with respect to the ground. हमें यहाँ पे ब्लॉक दिए हुए हैं, उनकी वेलोसिटीज़ दी हुई है और सरफेस आपको बोला गया सारे सरफेस जो हैं वो रफ है। हम यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और ये देखेंगे कि किसकी रिलेटिव वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आ रही है। जैसे अगर मैं ई और डी की रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूँ तो ई की रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू डी जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड होगी टुवर्ड्स राइट। मैं सभी ब्लॉक के फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, फिर आपको डायरेक्शन के बारे में बताता हूँ। ओके, सो यहाँ पे सभी ब्लॉक के मैंने डायग्राम बना दिए हैं। अब देखो ई और डी के बीच में अगर हम देखें तो ई की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड राइटवर्ड है और डी की भी 1 मीटर पर सेकेंड राइटवर्ड है। बट ई वाला जो है वो तेज़ी से चल रहा है। डेट मीन्स ई और डी में जो ई वाला है वो राइट जाने की टेंडेंसी रखता है, ज़्यादा तेज़ी से रखता है। तो राइट जाने की टेंडेंसी रखता है तो ई और डी के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो ई पे लगेगा लेफ्टवर्ड, तो उसे बोल देंगे अपन फ्रिक्शन ऑफ ई डी लेफ्टवर्ड। तो सिमिलरली डी पे किधर लगेगा, वो राइट डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन ऑफ ई डी। ठीक है, डी और सी के बीच में अगर हम देखें तो सी वाला जो है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, 3 मीटर पर सेकेंड, वो राइट जाने की टेंडेंसी रखता है। तो डी और सी के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो सी पे लगेगा लेफ्टवर्ड और डी पे लगेगा राइटवर्ड। तो डी पे हम बना देते हैं राइटवर्ड, दैट इज़ डी सी, और सी पे लगेगा लेफ्टवर्ड, दैट इज़ एफ डी सी। ठीक है, सी और बी के बीच में देखें तो बी की वेलोसिटी ज़्यादा है, वो राइट जाने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बी और सी के बीच में फ्रिक्शन फोर्स देखें तो बी पे लगेगा लेफ्टवर्ड और सी पे लगेगा राइटवर्ड। तो सी पे हम राइटवर्ड बना देते हैं, ये फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा एफ ऑफ सी बी, और बी पे जो लगेगा वो लेफ्टवर्ड बना देते हैं, तो बी पे हो जाएगा हमारे पास एफ ऑफ सी बी। ए और बी के बीच में देखें तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ए वाला लेफ्ट जाने की टेंडेंसी रखता है, बी वाला राइट जाने की टेंडेंसी रखता है। तो बी वाला अगर राइट ज़्यादा है तो उस पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन में, डेट इज़ हो जाएगा फ्रिक्शन ऑफ बी ए, और ए पे जो लगेगा वो लगेगा राइट डायरेक्शन में, डेट इज़ फ्रिक्शन ऑफ बी ए। अच्छा, ग्राउंड और ए के बीच में देखें तो ए जो है वो लेफ्ट जाने की टेंडेंसी रखता है, तो ग्राउंड के बीच में और ए के बीच में जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन फोर्स वो ए पे लगेगा राइट डायरेक्शन में, ये हो जाएगा हमारे पास ए जी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। और ग्राउंड पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ग्राउंड पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो लगेगा हमारे पास लेफ्ट डायरेक्शन में, डेट इज़ ए जी। तो ये सभी ब्लॉक पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमने रिप्रेजेंट कर दी है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 59। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 60 में दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक्स एंड द ग्राउंड। अगेन आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता करनी है ब्लॉक्स पे, तो ए और बी का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं कि इन पे फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर होगी। ओके, सो ये ए का डायग्राम है हमारे पास, ये बी का डायग्राम है। देखो बी वाला जो है वो लेफ्ट जा रहा है, उस पर फोर्स भी लेफ्ट में लग रहा है, उसकी वेलोसिटी भी लेफ्ट में है। तो बी पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, ए और बी वाली सरफेस के बीच वाला जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा बी पे, वो लगना चाहिए राइट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन ऑफ ए बी। और अगर बी पे लग रहा है राइट डायरेक्शन में तो ए पे लगना चाहिए लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा हमारे पास फ्रिक्शन ऑफ ए बी। ए पे आ जाएगा लेफ्ट और बी पे आ जाएगा राइट डायरेक्शन में। ठीक है, अच्छा अब देखो बी और ग्राउंड के बीच में अगर फ्रिक्शन फोर्स देखें तो बी वाला जो है वो लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो बी और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, बी पे लगेगा राइट डायरेक्शन में, और हमारे जो ग्राउंड है ग्राउंड सरफेस पे लगेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। तो अगेन यहाँ पे हमें फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन बतानी थी, तो हमने फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन बता दी है क्वेश्चन नंबर 60 में। ओके,
क्वेश्चन नंबर 61 में बोला हुआ है अ मंकी ऑफ द मास एम इज क्लाइंबिंग अ रोप हैंगिंग फ्रॉम द रूफ with the acceleration a, the coefficient of the static friction between the body of the monkey and the rope is mu. Find the direction and the value of friction force on the monkey. मंकी पे आपको फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू और डायरेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो ये जो मंकी है वो स्ट्रिंग के साथ अटैच इस तरीके से मान ले कि वो उसे होल्ड करके रखा हुआ है। अगर सपोज ये मान लो कि ये अपनी ग्रिप को लूज करता है तो ये मंकी की टेंडेंसी होगी स्लिप होने की डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो मंकी पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो ऑब्वियसली होना चाहिए अपवर्ड डायरेक्शन में। तो हम ये मंकी का फ्री बॉडी डायग्राम लेते हैं, इसे मैं एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ मंकी को। इस मंकी का जो मास है वो लगेगा डाउनवर्ड, डेट इज हो जाएगा mg, और इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो लगेगा ऊपर, इसको बोल देते हैं हम फ्रिक्शन फोर्स Fr। ठीक है, ये जो है मंकी वो एक्सेलेरेशन है ऊपर की डायरेक्शन में, तो ये एक्सेलेरेट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में a। तो हम यहाँ पे मंकी पे क्या इक्वेशन लिख सकते हैं, हम मंकी पे इक्वेशन लिख सकते हैं Fr माइनस ऑफ mg इक्वल टू m इंटू ए। हमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालनी थी, तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा हमारे पास m कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा a प्लस जी। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी m इंटू ए प्लस जी और ये हो जाएगा हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में। तो कौन सा आंसर मैच हो जाएगा हमारे पास, आंसर नंबर मैच हो जाएगा हमारे पास ए। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया हुआ है अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द इंक्लिनेशन थीटा एज द एंगल थीटा इज इंक्रीज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन। कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में आपको कमेंट करना है कि वो क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं रिमेन्स कॉन्स्टेंट, फर्स्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, देन डिक्रीज एंड ऑल्सो सी एंड डी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एक इंक्लाइंड प्लेन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, उस पर एक ब्लॉक रखते हैं। तो ये देखो इंक्लाइंड प्लेन का फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं अपन यहाँ पे। जैसे जैसे आप एंगल को इंक्रीज करते जाओगे तो इनिशियली जो ब्लॉक है वो स्लाइड नहीं करेगा, बट एक एंगल आएगा जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन से जैसे ही आप क्रॉस करोगे तो जो ब्लॉक है वो स्लिप करने की टेंडेंसी रखता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इनिशियली जब तक ब्लॉक आपका स्लिप नहीं करता है तब तक आपके पास फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी वॉट, mg साइन थीटा, एंड नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वॉट, mg कॉस थीटा। ये आपस में बैलेंस कर रहे होंगे। और हमें पता है कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो नॉर्मल और फ्रिक्शन जो दोनों आपके फोर्स हैं उनका रिजल्टेंट होता है। तो इनका रिजल्टेंट जो फोर्स होगा कॉन्टैक्ट फोर्स वो डेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर, और ये कांस्टेंट मिलेगा आपको जब तक ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा है। तो ये आपके पास कांस्टेंट फोर्स आ रहा है, ठीक है ना। बट जैसे ही आपका ब्लॉक जो है वो स्लाइड करना स्टार्ट करेगा तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, और चेंज होगी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो होगा हमारे पास म्यू इंटू एन, और म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू है यहाँ पे mg cos थीटा। तो अब फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा हमारे पास म्यू mg cos थीटा, और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू तो सेम है ही सही हमारे पास, नॉर्मल हो जाएगा हमारे पास mg cos थीटा। अब देखो जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू को इंक्रीज़ करोगे तो ये दोनों जो फ्रिक्शन और नॉर्मल है वो कॉस थीटा के फंक्शन है, तो कॉस थीटा आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। कॉस थीटा डिक्रीज़ होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल दोनों आपके क्या होंगे, डिक्रीज़ होंगे। अगर ये दोनों फोर्स डिक्रीज़ हो रहे हैं तो पहले के कंपैरिजन में जो आपका कॉन्टैक्ट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। डेट मीन्स जब तक आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन तक नहीं पहुंचता तब तक आपका कॉन्टैक्ट फोर्स क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद जैसे ही आप एंगल को इंक्रीज़ करना स्टार्ट करोगे तो आपका जो कॉन्टैक्ट फोर्स है वो डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आंसर नंबर हमारे पास मैच हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 63 में बोला हुआ है अ फोर्स F इक्वल टू आई के प्लस फोर्स ए कैप एक्ट ऑन द ब्लॉक शो ऑन द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द ब्लॉक इज। आपसे इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू पूछी। तो इस ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम देखें तो इस ब्लॉक पे दो फोर्स लग रहे हैं हमारे पास। ये है हमारे पास 1 kg का ब्लॉक, इस पे राइट डायरेक्शन में लग रहा है हमारे पास वॉट 1 न्यूटन, और अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है प्लस जे कैप की डायरेक्शन में यहाँ पे 4 न्यूटन। यहाँ पे इसका mg हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो हो जाएगा 10 न्यूटन, ठीक है। और ऊपर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास नॉर्मल फोर्स, और पीछे हो जाएगा हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स,
ठीक है, पहले हम मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि एफ मैक्सिमम कितना होगा। एफ मैक्सिमम होता है म्यू इंटू एन। यहाँ से एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स मिल जाएगा मेरे को 10 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 6 न्यूटन। ओके, अब मैं मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मल्टीप्लाई नॉर्मल फोर्स, तो ये हो जाएगा 6 दैट इज इक्वल टू 1.8 न्यूटन। बट देखो यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है, इसको जो चलाने वाला जो फोर्स है वो सिर्फ 1 न्यूटन का है। इसको हम एफ अप्लाइड भी बोल सकते हैं। जो अप्लाइड फोर्स है आपका वो लेस देन है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है। इसका मतलब जो ब्लॉक है वो किस पे है, रेस्ट पे है। अगर ब्लॉक रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होती है अप्लाइड फोर्स के बराबर, दैट इज़ यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास एफ अप्लाइड, और एफ अप्लाइड की वैल्यू है हमारे पास 1 न्यूटन। बट डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट होगी फ्रिक्शन की। तो एफ अप्लाइड आपका राइट डायरेक्शन में था, तो फ्रिक्शन फोर्स आपका होगा लेफ्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे माइनस आई के आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में बोला हुआ है इफ द फोर्स एफ इज इंक्रीजिंग विद द टाइम एंड एट टी इक्वल टू 0 एफ इक्वल टू 0 दिया हुआ है, वेयर विल द स्लिपिंग फर्स्ट स्टार्ट। कौन से ब्लॉक पे, कहाँ पे, कौन सी सरफेस पे आपका स्लिपिंग सबसे पहले स्टार्ट होगा। तो हम क्या करते हैं कि 1 2 3 सभी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और सभी पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हम 1 2 3 तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं अभी। ओके, ये 3 वाला ब्लॉक है, ये 2 वाला ब्लॉक है और ये वाला 1 वाला ब्लॉक है। 3 वाले ब्लॉक पे इधर लग रहा है फोर्स, तो ये राइट जाने, सॉरी 3 वाले ब्लॉक पे लग रहा है हमारे पास लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स, तो ये लेफ्ट जाने की टेंडेंसी रखता है। तो 3 और 2 के बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो यहाँ पे लगेगा राइट डायरेक्शन में। इसको मैं बोल देता हूँ F3 2। अगर 3 और 2 के बीच में 3 पे लग रहा है राइट डायरेक्शन में, तो 2 पे लग रहा होगा लेफ्ट डायरेक्शन में, ये हो जाएगा F3 2। ठीक है, 2 वाला जो ब्लॉक है वो लेफ्ट जा रहा है बिकॉज ऑफ F ऑफ 3 2 फोर्स। तो यहाँ पे 2 और 1 के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो 2 पे लग रहा होगा, किस डायरेक्शन में, 2 पे लग रहा होगा हमारे पास राइट डायरेक्शन में, वो हो जाएगा F21। और ब्लॉक ए पे लग रहा होगा लेफ्ट डायरेक्शन में, वो हो जाएगा F21। ठीक है, ब्लॉक 1 और ग्राउंड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा बिकॉज ऑफ 1 जो है F21 की वजह से लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो 1 पे लग रहा होगा राइट डायरेक्शन में, डेट इज F1 ग्राउंड। ओके, अब यहाँ पे हम सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, इनकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो F32 की जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्सिमम कितना हो जाएगा हमारे पास, म्यू इंटू N1। ठीक है, म्यू की वैल्यू दे रखी 0.5 और N1 कितना हो जाएगा, 3 और 2 के बीच का नॉर्मल फोर्स। तो 3 और 2 के बीच का जो नॉर्मल फोर्स होगा वो सिर्फ 3 का जो होगा वो वेट के बराबर होगा। यहाँ पे हमें 3 2 और 1 ये केजी में दिए हुए हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 30। ठीक है, 3 kg का वेट हो जाएगा 30, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 15 न्यूटन। सिमिलरली अपन F21 की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो F21 की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 0.5 मल्टीप्लाई इसका जो नॉर्मल फोर्स होगा वो होगा 2 और 1 के बीच वाला, तो 2 और 1 के बीच हो जाएगा 3 और 2 का वेट। तो 3 और 2 का वेट कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 50, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 25 न्यूटन। एंड F1G 1 और ग्राउंड के बीच का जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होगा वो हो जाएगा हमारे पास 0.1 मल्टीप्लाई टोटल वेट कितना है 3 2 1, टोटल हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 60। ठीक है, तो ये 60 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 6 न्यूटन। अब देखो सबसे मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है 1 और ग्राउंड के बीच में। जैसे आप अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करना स्टार्ट करोगे और ये जैसे ही 6 न्यूटन को क्रॉस करेगा तो 1 और ग्राउंड के बीच में स्लिपिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि 1 और ग्राउंड के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स मिल सकता है वो सिर्फ 6 न्यूटन का है। तो जैसे अप्लाइड फोर्स आपका 6 न्यूटन से ज़्यादा होगा, मतलब इस पूरे सिस्टम पे जो फोर्स होगा वो 6 न्यूटन से ज़्यादा होगा, तो 1 और ग्राउंड के बीच में सबसे पहले स्लिपिंग होगा यहाँ पे। तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा व्हाट, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला हुआ है अ वुडन ब्लॉक ऑफ द मास एम रेस्टिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू, इज पुल्ड बाय अ फोर्स एफ एज शोन इन द फिगर, द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक मूविंग हॉरिजॉन्टली इज।
आपसे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इस फोर्स को रिजॉल्व कर देते हैं। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास एफ कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा हमारे पास एफ साइन थीटा। ठीक है, वर्टिकल में एक और फोर्स हो जाएगा हमारे पास नॉर्मल, और एक डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा हमारे पास इसका वेट, दैट इज mg। अगर ये राइट डायरेक्शन में चल रहा है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी, वो हो जाएगा हमारे पास लेफ्ट डायरेक्शन में, दैट इज f। और हम इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं राइट डायरेक्शन में। तो राइट डायरेक्शन में ये मान लेते हैं हम a एक्सेलरेशन से चल रहे हैं। तो पहले वर्टिकल बैलेंस कर लेते हैं, उससे नॉर्मल की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वर्टिकल में क्या लिखेंगे, n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास mg। तो यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी हमारे पास, n इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस ऑफ एफ साइन थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम राइट डायरेक्शन में नेट फोर्स की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो नेट फोर्स की इक्वेशन हो जाएगी m इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एफ कॉस थीटा माइनस ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को क्या लिख देंगे हम, म्यू इंटू एन। तो ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा माइनस ऑफ म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा mg माइनस ऑफ एफ साइन थीटा। ओके, ये हमारे पास m इंटू ए की वैल्यू। यहाँ से हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास a इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एफ कॉस थीटा माइनस ऑफ म्यू mg प्लस म्यू इंटू एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास m। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि f बाई एम को कॉमन ले लेते हैं। तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे f बाई एम, ये कॉमन आ जाएगा किससे, साइन थीटा और म्यू, सॉरी कॉस थीटा एंड म्यू साइन थीटा वाले टर्म से। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा और प्लस म्यू साइन थीटा, और म्यू एम जी वाले टर्म में m का डिवाइड करेंगे तो ये सिंपली m से m कट जाएगा, और ये आंसर बचेगा हमारे पास म्यू इंटू जी। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन है f बाई एम कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा माइनस म्यू एम जी। तो ये आंसर मैच हो जाएगा हमारे पास सी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 66 में बोला हुआ है, इन द अरेंजमेंट शॉन इन द फिगर मास ऑफ द ब्लॉक b एंड a इज 2m एंड m। b का जो मास दिया हुआ है वो 2m दिया हुआ है। ये पूरा जो ब्लॉक है वो b है, इसका मास 2m है और इसका मास m दे रखा है हमारे पास। द ब्लॉक b इज कनेक्टेड टू द c बाय मीन ऑफ द स्ट्रिंग पुली सिस्टम। इफ द होल सिस्टम इज रिलीज देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ मास m। इसकी मास की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, इसको मान लेते हैं हम मास ऑफ c। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करनी है सो डेट द ब्लॉक a रिमेन्स स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू b। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन a एंड b इज म्यू, आपको दिया हुआ है। तो पहले b और a को कंबाइंड सिस्टम मानते हैं, और हम मान लेते हैं कि जो c वाला जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं। तो c का अगर एक्सेलरेशन हम डाउनवर्ड कंसिडर करें, यहाँ पे a एक्सेलरेशन कंसिडर करें, तो यहाँ पे हो जाएगा टेंशन फोर्स t, यहाँ पे भी टेंशन फोर्स लगेगा हमारे पास t। ये वाला जो ब्लॉक है a और b कंबाइंडली वो भी चल रहे हैं a एक्सेलरेशन से राइट डायरेक्शन में। तो पहले c पे हम फ्री बॉडी डायग्राम के अकॉर्डिंग इक्वेशन लिखते हैं नेट फोर्स की। तो नेट फोर्स हो जाएगा हमारे पास वॉट, नीचे लग रहा होगा इस पे mc इंटू जी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास मास ऑफ c इंटू जी माइनस ऑफ t इक्वल टू मास ऑफ c इंटू ए, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और हम b और a पे कंबाइंडली इक्वेशन अगर लिखें तो वहाँ पे लिख सकते हैं सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, ग्राउंड तो स्मूथ है वहाँ पे, तो वो लग रहा है t इक्वल टू टोटल मास इंटू एक्सेलरेशन। टोटल मास हो जाएगा उसका 3m इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा यहाँ पे a। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, a का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं विद रेस्पेक्ट टू b। तो a के फ्री बॉडी डायग्राम में अगर विद रेस्पेक्ट टू b का बनाना है हमें, तो यहाँ पे एक सूडो फोर्स लगाना होगा। सूडो फोर्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे मास ऑफ a मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ऑफ कंबाइंड सिस्टम a एंड b, तो वो हो जाएगा हमारे पास m इंटू ए के बराबर। ठीक है, यहाँ पे लग रहा होगा नॉर्मल, क्योंकि ये कांटेक्ट में a और b आपस में कांटेक्ट पे हैं लेफ्ट सरफेस पे, तो नॉर्मल लग रहा होगा। यहाँ पे लग रहा होगा ऊपर फ्रिक्शन फोर्स डेट इज म्यू इंटू एन, और नीचे लग रहा होगा इसका मास डेट इज वेट हो जाएगा हमारे पास mg। ठीक है ना। अब ये विद रेस्पेक्ट टू b हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, और ये विद रेस्पेक्ट टू b जो है वो स्टेशनरी है, मतलब फोर्स आपस में बैलेंस करनी चाहिए यहाँ पे। तो n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास m इंटू ए, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी, और म्यू n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास mg।
ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। हमें यहाँ पे मास ऑफ सी पता करना है, तो हमें टी और ए की वैल्यू पुट करनी है वहाँ पे ऊपर जाके, ठीक है। टी और ए की वैल्यू पुट करनी है हमें वहाँ पे। तो इक्वेशन 3-4 को सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 म्यू इंटू एम ए इक्वल टू एम इंटू जी। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। इसको इक्वेशन नंबर हम पुट कर देते हैं 5, ठीक है। इक्वेशन नंबर 5 पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। सो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 5 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 5 से अगर हम देखें तो यहाँ पे हम मास ऑफ सी इंटू जी माइनस ऑफ टेंशन फोर्स की वैल्यू है 3 इंटू एम ए इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सी इंटू ए। अब इक्वेशन नंबर 5 से ए की वैल्यू पुट कर देते हैं हम जी और म्यू के टर्म्स में, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास मास ऑफ सी इंटू जी माइनस ऑफ 3 इंटू एम, मास ऑफ 3 इंटू एम, और ए की वैल्यू जो है वो है हमारे पास जी डिवाइडेड बाई म्यू, और ये हो जाएगा मास ऑफ सी इंटू जी डिवाइडेड बाई म्यू। हमें मास ऑफ सी की वैल्यू चाहिए, तो अब मास ऑफ सी वाले जो टर्म है वो एक साइड लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा मास ऑफ सी जी माइनस ऑफ जी बाई म्यू इक्वल टू ये हो जाएगा 3 इंटू स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाई म्यू। यहाँ से हम जी को अगर कॉमन लें तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मास ऑफ सी इक्वल टू म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई म्यू। नीचे वाला म्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मास ऑफ सी हमारे पास हो जाएगा 3m डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1, ठीक है। तो 3m डिवाइडेड बाई म्यू माइनस 1 हमारे पास कौन सा आंसर मैच हो जाएगा भाई? सी आंसर मैच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में बोला हुआ है 2 masses A and B of 10 kg and 5 kg respectively are connected with a string passing over a frictionless pulley fixed at the corner of the table as shown in the figure. The coefficient of the friction of A with the table is 0.2. The minimum mass of C that may be placed on A to prevent it from the moving is equal to. आपको C की मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसके लिए सिस्टम रेस्ट पे रहे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 5 kg का जो फ्री बॉडी डायग्राम है उसको अगर हम देखते हैं, ये सिस्टम जो है वो रेस्ट पर है, तो दोनों का एक्सेलरेशन 0 मान लेंगे। ये हमारे पास 5 kg वाला ब्लॉक है, नीचे लग रहा होगा हमारे पास 50 न्यूटन और ऊपर लग रहा होगा हमारे पास टेंशन T। तो यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है कि टेंशन की वैल्यू जो आ रही है वो 50 न्यूटन आ रही है। इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देते हैं हम, ठीक है। और ए और सी का अगर हम कंबाइंड डायग्राम देखें तो ए और सी का जो कंबाइंड डायग्राम देखेंगे तो वो भी रेस्ट पे है। तो ए और सी का कंबाइंड डायग्राम हो जाएगा हमारे पास मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ सी। तो मास ऑफ ए तो है हमारे पास 10, मास ऑफ सी को मान लेते हैं अपन m। इस पे आगे एक फोर्स लग रहा है, वो लग रहा है टेंशन फोर्स, और पीछे एक फोर्स लग रहा है जो लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, T इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास म्यू इंटू एन। टी की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट करेंगे, ये हो जाएगा 50। म्यू की वैल्यू हमारे पास दे रखी 0.2, और नॉर्मल हो जाएगा यहाँ पे 10 प्लस एम का नॉर्मल फोर्स, तो हो जाएगा 10 प्लस स्मॉल एम मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा जी की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 10। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो m की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हमारे पास 15 kg। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 68 में बोला हुआ है द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन एन इंसेक्ट एंड द बाउल इज म्यू एंड द रेडियस ऑफ द बाउल इज आर। द मैक्सिमम हाइट टू विच द इंसेक्ट कैन क्रॉल इन द बाउल इज। एक बाउल है जिसमें इंसेक्ट जो है वो क्रॉल कर रहा है, तो वो मैक्सिमम हाइट कितने तक जा सकता है, और बाउल और इंसेक्ट के बीच में वहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्रिक्शन दिया हुआ है। तो एक बाउल का डायग्राम बनाते हैं हम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका, फिर देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, सो यह हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है बाउल का। यहाँ पे ये इंसेक्ट है, ठीक है। इंसेक्ट यहाँ पे जो है
वो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा इंसेक्ट का इस डायरेक्शन में जो सेंटर से पास होगा। यहाँ पे जो इंसेक्ट पे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा जो सेंटर से पास होगा इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा इस तरीके से कुछ। और ये जो इंसेक्ट है वो ऊपर जा रहा है, ठीक है, इस बाउल पे क्रॉल करता हुआ, ये यहाँ से बॉटम से मान लो चला है तो ये क्रॉल करता हुआ इस डायरेक्शन में ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अगर ये स्लिप होने की टेंडेंसी रखता है तो ये स्लिप होने की टेंडेंसी रखेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब नीचे की साइड स्लिप होगा। अगर ये नीचे की साइड स्लिप होगा तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, कहीं पे इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा कुछ ऊपर की डायरेक्शन में ऐसे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये एंगल मान लेते हैं थीटा। हमसे पूछा हुआ है कितनी हाइट तक ऊपर चढ़ा है, मतलब ये हमसे हाइट पूछी गई है यहाँ पे, ये एच हमसे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे h की वैल्यू अगर हम देखें ना तो h की वैल्यू है बेसिकली h इक्वल टू आर माइनस आर कॉस थीटा है। ये बात समझ आई कैसे लिखा है मैंने, क्योंकि ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ से और यहाँ तक का ये आर कॉस थीटा है, क्लियर है, ये आर कॉस थीटा है मेरे पास, ठीक है ना। तो h की वैल्यू है आर माइनस आर कॉस थीटा, हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, ये थीटा है तो इसमें हम mg को रिजॉल्व कर लेते हैं। ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा हमारे पास, ये थीटा होगा तो इधर mg का कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा और इधर कंपोनेंट आ जाएगा mg का हमारे पास mg sin थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम इक्वेशन लिखें तो n इक्वल टू लिख सकते हैं हम वॉट, n इक्वल टू लिख सकते हैं mg cos थीटा, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 हो जाएगी। और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वॉट, जो हो जाएगा हमारे पास mg sin थीटा, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर हमारे पास 2, ठीक है। अब यहाँ पे n की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसमें, f की वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू n हो जाएगा हमारे पास mg cos थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास mg sin थीटा। यहाँ से m इंटू जी कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा म्यू इक्वल टू टेन थीटा, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास हो जाएगी 3। अब हमें देखो टेन थीटा की वैल्यू मिल गई है म्यू के टर्म्स में और हमें h निकालना, आंसर भी हमारे पास म्यू के टर्म्स में दे रखे हैं यहाँ पे। तो हम इक्वेशन नंबर 3 से क्या करेंगे, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये cos थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। और ये cos थीटा की वैल्यू हम h के टर्म्स में ऊपर पुट कर देंगे तो h इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास r माइनस आर डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे r को कॉमन ले लेंगे तो h की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, r कॉमन लेते हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन रूट ओवर ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो हमारे पास कौन सा आंसर मैच हो जाएगा, यहाँ पे आंसर नंबर बी हमारे पास मैच हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 69 में बोला हुआ है अ बॉडी ऑफ मास m मूव्स विद अ वेलोसिटी v ऑन अ सरफेस whose फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज म्यू, इफ द बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस s देन v विल बी। यहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है वो है v। अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है मतलब रिटार्डिंग फोर्स लग रहा होगा तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 और टोटल डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास, वो हो जाएगी हमारे पास s, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, रिटार्डिंग फोर्स एफ आर जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा यहाँ पे म्यू इंटू एन के बराबर, तो वो हो जाएगा म्यू इंटू एम जी के बराबर यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अगर फोर्स यहाँ पे हम एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो रिटार्डिंग फोर्स इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू ए, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू एम जी, ठीक है। तो यहाँ से एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास म्यू जी के बराबर, ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ये रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है तो माइनस में है, ये रिटार्डेशन है ये हमारे पास, तो इसको लिख देते हैं हम रिटार्डेशन, ओके। यहाँ पे हम थर्ड इक्वेशन को देखें तो थर्ड इक्वेशन होगी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। फाइनल वेलोसिटी 0 है हमारे पास तो ये हो जाएगा 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास v उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू रिटार्डेशन था तो माइनस में पुट किया जाएगा म्यू इंटू जी इंटू एस। तो यहाँ से हमसे v की वैल्यू पूछी तो v की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास v इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास रूट ओवर ऑफ 2 म्यू जी इंटू एस के बराबर। तो कौन सा आंसर मैच हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। विद वॉट मिनिमम वेलोसिटी शुड ब्लॉक बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट एंड ए टूवर्ड्स द बी सच दैट इट रीचेस द अदर एंड बी ऑन ऑफ कन्वे बेल्ट मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड द बेल्ट इज म्यू। आपको फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है, ब्लॉक को अपन ने ए एंड से बी एंड की साइड प्रोजेक्ट किया हुआ है और v नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो देखो जब कन्वे बेल्ट पे ही चलेगा तो इस पर एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, रिटार्डिंग फोर्स हो जाएगा इस पर फ्रिक्शन फोर्स, तो रिटार्डिंग फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास म्यू एम जी। इस म्यू एम जी की वजह से इस पे एक रिटार्डिंग एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा। तो ए आर कितना हो जाएगा हमारे पास म्यू इंटू जी, एम का डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा रिटार्डिंग एक्सेलरेशन। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हमारे पास यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है इसके पास, u इक्वल टू दे रखा है v नॉट, और फाइनली ये है जो स्टॉप हो जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी इसके पास 0। ठीक है, टोटल जो ये चलेगा, टोटल डिस्टेंस जो चलेगा s जो है वो कन्वे बेल्ट की लेंथ है यहाँ पे l, तो हमें v नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम थर्ड इक्वेशन लगा देंगे यहाँ पे, तो वो हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है v नॉट, उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू रिटार्डेशन है माइनस ऑफ म्यू जी का इंटू यहाँ पे लेंथ है l। तो यहाँ पे v नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v नॉट हो जाएगा हमारे पास रूट ओवर ऑफ 2 म्यू जी इंटू एल के बराबर। ये आंसर हो जाएगा हमारे पास b। इसको हम सेकेंड मेथड वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन बाय नेट फोर्स इक्वल टू होता है हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। ठीक है, तो वर्क डन बाय नेट फोर्स क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स है फ्रिक्शन का फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो नेगेटिव वर्क डन करेगा, तो माइनस ऑफ म्यू एम जी, ये तो हो जाएगा मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका l, इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो जाएगा के फाइनल माइनस ऑफ के इनिशियल। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ म्यू एम जी इंटू एल इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे के फाइनल, फाइनल वेलोसिटी तो 0 है तो फाइनल एनर्जी 0 हो जाएगी। इनिशियल एनर्जी है हमारे पास हाफ एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर, तो एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। अगेन यहाँ से वी नॉट की जो वैल्यू आ रही है वो सेम आएगी रूट ओवर ऑफ 2 म्यू जी इंटू एल के बराबर। तो बी आंसर करेक्ट है यहाँ पे। क्लियर है चीज़। क्वेश्चन नंबर 71 बोला हुआ है, अ ब्लॉक A इज लाइंग ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर ऑफ द कंपार्टमेंट ऑफ अ ट्रेन रनिंग अलोंग द हॉरिजॉन्टल रेल्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एट टाइम t it deaccelerate, then the reaction r by the floor on the box is given best by। देखो यहाँ पे जो है जो ट्रेन जो है वो हमारी चल रही है किस डायरेक्शन में, यहाँ पे अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ ब्लॉक का, तो ये जो ट्रेन है वो ट्रेन चल रही है हमारे पास लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में, बट ये क्या हो रही है, डीएक्सलेट हो रही है। अगर ये डीएक्सलेट हो रही है तो इस पर जो सूडो फोर्स लगेगा वो सूडो फोर्स लगेगा यहाँ पे किस डायरेक्शन में भाई, सूडो फोर्स लगेगा आगे की डायरेक्शन में। तो ये जो ब्लॉक है वो टेंडेंसी रखता है किधर, ब्लॉक टेंडेंसी रखता है आगे स्लिप होने की, राइट डायरेक्शन में स्लिप होने की। तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस पर अपोजिट डायरेक्शन में, पीछे की साइड फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, ऊपर है हमारे पास नॉर्मल फोर्स एन। तो जो कांटेक्ट फोर्स होता है हमारे पास, ठीक है, वो फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट फोर्स होता है। तो यहाँ पे कहीं रिजल्टेंट हमें फोर्स मिलेगा जो हमारा कांटेक्ट फोर्स होगा, जिसे हम बोल देते हैं एफ सी, जो कांटेक्ट फोर्स होगा। तो यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारे पास सी। क्वेश्चन नंबर 72 में बोला हुआ है, अ ब्लॉक ऑफ द मास एम लाइंग ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन इज एक्टेड अपॉन बाय ए हॉरिजॉन्टल फोर्स बी एंड अनदर फोर्स क्यू इंक्लाइंड at an angle theta to the vertical. The minimum value of the coefficient of friction between the block and the surface for which the block will remains in equilibrium। ठीक है, तो इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम देखें तो इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है P और एक लग रहा है Q। ठीक है, यहाँ पे P तो लग रहा है हमारे पास राइट डायरेक्शन में, तो ये तो P की डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास। ऐसे लगेगा यहाँ पे एक नॉर्मल ऊपर, तो ये नॉर्मल हो जाएगा, नीचे लग जाएगा इसके पास mg। क्लियर है, P का तो कोई कंपोनेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट Q के कंपोनेंट करने की रिक्वायरमेंट है। तो Q का एक डाउनवर्ड कंपोनेंट आएगा हमारे पास cos, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास Q cos थीटा, और Q का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा राइट डायरेक्शन में जो हो जाएगा Q sin थीटा। ठीक है, अगर ये ब्लॉक जो है वो राइट डायरेक्शन में चल रहा है तो इस पर फ्रिक्शन लगेगा, ऑब्वियसली है कि फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। हमसे यहाँ पे पूछा क्या है,
द मिनिमम वैल्यू ऑफ द कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू की मिनिमम वैल्यू हमसे पूछी गई है यहाँ पे। तो पहले हम वर्टिकल बैलेंस करके एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एन इक्वल टू डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है जो हो जाएगा एम जी प्लस क्यू कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी हमारे पास। एक हम हॉराइजॉन्टल में इक्वेशन लिखेंगे। हॉराइजॉन्टल में क्या इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास, देखो ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पे है, इसका मतलब एफ फ्रिक्शन फोर्स बैलेंस हो रहा होगा पी प्लस क्यू साइन थीटा से। तो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा हमारे पास P प्लस क्यू साइन थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। बट फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, म्यू इंटू एन। तो ये हो जाएगा म्यू, और एन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एम जी प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास P प्लस क्यू साइन थीटा। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, म्यू इक्वल टू हो जाएगा P प्लस क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम जी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे कौन सा आंसर मैच हो जाएगा हमारे पास, आंसर नंबर सी हमारे पास, सॉरी आंसर नंबर ए मैच हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 73 में बोला हुआ है स्मॉल mass slides down an inclined plane of the inclination theta with the horizontal, the coefficient of the friction is mu equal to mu naught x। यहाँ पे जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है वो वेरिएबल दिया हुआ है, वेयर x इज द डिस्टेंस थ्रू विच द मास स्लाइड्स डाउन। x यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जितनी डिस्टेंस वो स्लाइड करता है उसके साथ रिलेशन दिया हुआ है फ्रिक्शन कोफिशिएंट का। एंड म्यू नॉट अ कांस्टेंट, म्यू नॉट कांस्टेंट है। देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मास बिफोर इट स्टॉप इज, जब तक वो रुकेगा तब तक वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा वो हमसे पूछा हुआ है। तो यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं, उस पर ब्लॉक बनाते हैं, यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम। ठीक है, ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। यहाँ पे हमने चारों फोर्स को यहाँ पे डिनोट कर दिया है। इसका एक्सेलेरेशन हम कंसिडर कर लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये ए एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है, तो देखो यहाँ पे नॉर्मल को बैलेंस कर देगा क्या, नॉर्मल n इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास n कॉस थीटा, और हमें एक्सेलेरेशन मिल जाएगा नेट फोर्स m इंटू ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ f। क्लियर है। अब f की वैल्यू पुट कर देते हैं तो एक्सेलेरेशन मिल जाएगा हमारे पास a इक्वल टू हो जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू है हमारे पास एम जी कॉस थीटा, और इसमें डिवाइड करना है हमें m का। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा हमारे पास m, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से मेरे को g कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू कॉस थीटा। ये मेरे पास एक्सेलेरेशन की वैल्यू मिल गई है, जिस एक्सेलेरेशन से ये जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे हम म्यू नॉट इंटू एक्स। बट यहाँ पे देखो, अगर मैं मान लूँ कि ये जो ब्लॉक है वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट रखता है नीचे dx, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होता है dx, तो इस dx के लिए मेरे को कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पे मैं a को क्या लिख सकता हूँ, a को लिख सकता हूँ मैं v इंटू डी वी बाई डी एक्स, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी और x का रिलेशन दिया हुआ है। v की a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, g टाइम्स ऑफ साइन थीटा मल्टी माइनस म्यू नॉट इंटू एक्स, म्यू की वैल्यू पुट कर दिए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे v इंटू डी वी को एक साइड रखेंगे और x वाला टर्म राइट साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा g साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू नॉट इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम दोनों साइड। तो यहाँ पे देखो, इनिशियल डिस्टेंस जब ये रिलीज़ किया गया है तो मान लो 0 है, और फाइनल डिस्टेंस ये x कवर करता है। जब पार्टिकल रिलीज़ किया गया है तब भी उसकी वेलोसिटी 0 है, और जब वो स्टॉप हो जाएगा तब भी वेलोसिटी 0 है। तो लेफ्ट वाला जो पूरा पोर्शन है वो तो 0 आ जाएगा, राइट वाले में g आपका कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। साइन थीटा भी कांस्टेंट है, इंटू डी एक्स होगा, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस यहाँ पे म्यू नॉट इंटू कॉस थीटा कॉमन है, कांस्टेंट है, और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। लिमिट पुट करेंगे 0 से x तक और उसे 0 के इक्वल कर देंगे, तो ये g तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर 0 में चला जाएगा। बाकी बचेगा क्या यहाँ पे हमारे पास, ये बचेगा साइन थीटा इंटू एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट इंटू कॉस थीटा इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। एक x से एक कैंसिल आउट हो जाएगा, एक x से x कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू टेन थीटा। तो ये आंसर मैच हो जाएगा हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई म्यू इंटू टेन थीटा, जो आंसर है हमारे पास ए में।
क्वेश्चन नंबर 74 में बोला हुआ है इन द अबव क्वेश्चन द स्पीड ऑफ द मास व्हेन ट्रेवल्ड हाफ द मैक्सिमम डिस्टेंस। जब वो मैक्सिमम डिस्टेंस का हाफ कवर करता है तो उसकी स्पीड क्या है। तो सिंपली जो आपके पास इंटीग्रेशन बना था वो बना था v dv इक्वल टू g इंटू साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू नॉट इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा इंटू डी एक्स। तो इसे अब क्या कर देना है, हमें इसे इंटीग्रेट कर देना है आधी डिस्टेंस के लिए, तो 0 से x/2 तक इसे इंटीग्रेट कर देना है। क्लियर है। तो हमारे पास जब रिलीज़ किया था तो वेलोसिटी 0 थी, बट अब कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी हाफ पर, तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा v²/2 और इक्वल टू इस बार हो जाएगा g इंटू साइन थीटा इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और लिमिट पुट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास x/2 माइनस ऑफ ये हो जाएगा म्यू नॉट इंटू कॉस थीटा इंटू x²/2। बट जब लिमिट पुट करेंगे तो x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी x/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। v कितना आएगा, तो v² और बाई 2 कट जाएगा, यहाँ पे भी बाई 2 है, ये बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे g इंटू एक्स साइन थीटा माइनस ऑफ ये हो जाएगा मेरे पास x² म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 इंटू कॉस थीटा। अच्छा, x की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड आउट कर ली थी। x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू टेन थीटा, वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो ये हम वैल्यू पुट कर देंगे x की, तो ये हो जाएगा v² इक्वल टू g इंटू 2 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू टेन थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, और एक और साइन थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस ऑफ यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू टेन थीटा, तो 2 का स्क्वायर 4, म्यू नॉट का स्क्वायर हो जाएगा नीचे। ठीक है। 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 के स्क्वायर को हम लिख देंगे साइन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस का स्क्वायर मल्टीप्लाई ये बचेगा बाकी म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 इंटू कॉस थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो v² इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये g तो बाहर है इसे यहाँ पे, जो हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू कॉस थीटा माइनस यहाँ से 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, एक म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक कॉस है ऊपर और एक नीचे स्क्वायर है, तो ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ साइन स्क्वायर बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई नीचे बचेगा एक म्यू नॉट और नीचे बचेगा एक कॉस थीटा। ठीक है। तो साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू कॉस थीटा भी कॉमन आ जाएगा यहाँ पे, तो वो हो जाएगा हमारे पास g इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पे बचेगा क्या 2 - 1, तो वो हो जाएगा 1। तो इसका आप क्या करना है, हमें रूट कैलकुलेट करना है। तो ये रूट कितना हो जाएगा, देखो इसको हम लिख देंगे v इक्वल टू रूट ओवर ऑफ g अंदर आ जाएगा, म्यू नॉट अंदर है। ठीक है। अब यहाँ पे आंसर हमें 10 के फॉर्म में दिए हुए हैं, तो साइन स्क्वायर को हम साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिखेंगे, तो एक हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा और एक अंदर बच जाएगा साइन थीटा। तो इसमें आंसर मैच हो जाएगा हमारे पास, कौन सा आंसर मैच हो जाएगा, g बाई म्यू नॉट इंटू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो आंसर ये मैच हो जाएगा हमारे पास ए। क्वेश्चन नंबर 75 में बोला हुआ है फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ द इंक्लिनेशन 45 डिग्री द कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होना चाहिए। तो देखो एक इंक्लाइंड प्लेन है जो 45 डिग्री के एंगल पे दिया हुआ है हमें यहाँ पे, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोली हुई है यहाँ पे। तो हमें पता है यहाँ पे कि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स होता है, वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम कि एक ब्लॉक है जिसका मास m है, तो इसके लिए अगर हम बात करें, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से हमारे पास mg cos थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास mg cos थीटा। अच्छा, इसमें रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स कितना है, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऊपर F, और इसको बैलेंस कर रहा होगा इसका mg sin थीटा वाला कंपोनेंट। तो ये इक्विलिब्रियम पे है तो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, तो F की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास mg sin थीटा के बराबर। अब जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है F रिक्वायर्ड, वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है।
ठीक है, तो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स है हमारे पास mg sin थीटा, वो लेस देन और इक्वल टू होना चाहिए म्यू mg cos थीटा के। ठीक है, तो mg से mg कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा का जो डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा tan थीटा लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा म्यू, और थीटा की वैल्यू 45 दी हुई है तो tan 45 कितना हो जाएगा हमारे पास, tan 45 लेस देन इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है म्यू, तो tan 45 होता है 1, तो 1 लेस देन म्यू हो जाएगा। तो म्यू यहाँ पे क्या होना चाहिए हमारे पास, म्यू की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो आंसर नंबर ए मैच हो जाएगा। तो सेशन नंबर 4 में हमने 75 तक डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट सेशन में हम 76 तक से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन डिस्कस करना और क्वेश्चन नंबर 91 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है।